दोस्तों, देहरादून के एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी की पत्नी अचानक से बीमार हो जाती है। हालात कुछ इतनी खराब होती है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। जब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उपचार कराते हैं, तो पता चलता है कि उनकी पत्नी को कैंसर होता है। काफी इलाज कराया, जब वहां से कोई राहत नहीं मिलती तो दिल्ली में भर्ती कराते हैं। दिल्ली में भी कम से कम महीने 1.5 महीने साथ रहते हैं, लेकिन उसकी पत्नी को आराम नहीं मिलता। धीरे धीरे हालात बिगड़ती चली जाती है और एक दिन डॉक्टर जवाब देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे, अब अपनी पत्नी से बात कर लीजिए। वो बैंक अधिकारी अपनी पत्नी से बात करता है। कुछ ही देर बातचीत करने के बाद वो दम तोड़ देती है, मर जाती है। अब यह बैंक अधिकारी बुढ़ापे में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। बेटा है जो दूसरे शहर में नौकरी करता है। बेटे की ख्वाहिश थी कि बाप उसके साथ रहे, लेकिन बाप की ख्वाहिश थी कि वह बचपन में जहां रहा था, जहां पैदा हुआ था, जहां उसके दोस्त हैं, वह वहां रहेगा। और एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से, और उस लड़की के साथ उसके साथ बहुत सारा वक्त बीतता था। उसे पता नहीं था कि जिसको यह लड़की समझ रहा है, दरअसल वो लड़की नहीं बल्कि विषकन्या है, जिसको पीने के बाद शायद वो कभी बचेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश के देहरादून की। दरअसल वहां पर एक राजपुर रोड है और राजपुर रोड पर ही उसका एक बुजुर्ग व्यक्ति का घर होता है। उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। 5 साल पहले यानी साल 2016 में उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। बेटा है जिसका नाम शौर्या है, बेटे की बहू है जिसका नाम नैसी है। यह दोनों मुंबई में रहते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं। एक दिन बेटा अपने पापा से बोला कि पापा, तुम्हें कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ यह सब कुछ बेच बाच के मुंबई चलो, मैं वहां नौकरी करता हूं, आपका भी वहां मन लगा रहेगा, हम आपस में बातचीत भी करते रहेंगे। लेकिन बाप ने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी इस शहर में गुजारी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं यही रहूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी अपने पिता के जन्मदिन पर बेटा एक बड़ा सा टीवी देता है और उसमें इंटरनेट की व्यवस्था चालू कराने के बाद नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो इस तरह से कई सारे ऐसे चैनल चालू करा देता है जिसमें बहुत सारे वेब सीरीज या फिर कोई मनपसंद के सीरियल या फिर न्यूज, बहुत सारी ऐसी चीज थी जो देखने के लिए, वक्त गुजारने के लिए। अब इस व्यक्ति को बहुत सारा वक्त था जो टीवी देखकर गुजरता था। सुबह में टहल टहल के आया, टीवी देखा, लेकिन आदमी कितना टीवी देखेगा, कितना घूमेगा, कितने लोगों से मिलेगा। जब तक वह अपने परिवार के साथ नहीं होता है तब तक उसका अकेलापन उसको परेशान करता है। जब उसको अकेलापन परेशान करता था तो वो अपने बेटे से बीच में कभी बार बात भी कर लिया करता था। तभी बेटे ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है और मैं अपने एक दोस्त की मदद से इस गिफ्ट को तुम्हारे पास तक भिजवा दूंगा। दरअसल मोबाइल था जो ऑनलाइन उसके पास आया, दोस्त आया और दोस्त ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की फेसबुक पर, सोशल साइट्स पर अलग अलग कई सारी ऐसी जगह उसके अकाउंट खोल दिए जहां पर वो अपना एंटरटेनमेंट करते रहते थे, खासकर रील्स देखते रहते थे, चाहे वो यूट्यूब पर हो दोस्तों, चाहे वह फेसबुक पर हो। बहुत सारा वक्त ऐसे ही रील देखते देखते कट जाया करता था। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन 15-16 सेकंड की रील देखने के बाद पन्ने पलटते पलटते कब कई घंटे बीत जाया करते थे उसको पता ही नहीं चलता था। हालांकि आसपास में कई बुजुर्गों से दोस्ती थी, लेकिन बुजुर्गों से दोस्ती भी इतनी लंबी तक नहीं चल पाई। अब इसी बीच में एक दिन फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है चांदनी नाम की एक लड़की की। उस लड़की की रिक्वेस्ट देखने के बाद उन्होंने पहले उसकी प्रोफाइल को चेक किया। अब प्रोफाइल चेक करते हैं तो वह विदेश में कहीं रहती है, बेहद खूबसूरत लड़की होती है और वो उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद फिर उससे पहली बार पूछती हैं कि हेलो सर, आप कैसे हैं। तभी बताते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, ठीक हूँ, और पूछती हैं कि सर आप कहाँ रहते हैं। तब वो बताते हैं कि मैं देहरादून में रहता हूँ, ये राजपुर रोड है, वहीं पर मेरा मकान है। तो लड़की कहती है कि सर मेरा डालनवाला एक इलाका है, मेरे मम्मी मेरे पापा वहीं रहते थे, लेकिन अब हम वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ लंदन में आकर शिफ्ट हो गए हैं, यही बस गए हैं। मेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं, लेकिन मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ, चाचा बिल्कुल अकेले हैं। तो ये लड़की अब इस बुजुर्ग व्यक्ति से, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है, इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम होता है अजय कुमार, लगातार उस लड़की से बात करता था, अपने सुख की अपने दुख की बातें करता था। वो लड़की विदेश में थी, इसलिए वहां पर उस लड़की के बहुत सारे दोस्त नहीं थे, बहुत सारे मिलने वाले नहीं थे। उसका भी ऐसी खाली वक्त था, तो अपने खाली वक्त को गुजरने के लिए अब ज्यादातर इनकी बातें होती थी। कभी व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी तो कभी मैसेंजर पर कॉल किया करते थे। तो हर बात, छोटी सी छोटी बातें आपस में एक दूसरे से शेयर किया करते थे। एक दिन इस चांदनी नाम की लड़की ने कहा कि जो उसके पापा हैं वो तो मर ही चुके हैं, उनका सब कुछ हम बेच बाच के आ ही गए हैं, लेकिन चाचा है उसके ओल्ड पार्क लंदन में रहते हैं और हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर है। लेकिन एक दिन इस लड़की ने बातचीत करना अचानक ही बंद कर दिया। अब जब बातचीत करना बंद कर दिया, लगभग 10 से 12 दिन हो जाते हैं। अजय इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वह सोचते हैं कि आखिरकार वो लड़की अचानक से गायब कैसे हो गई है। लगभग 12 से 15 दिन के बाद
बाद फिर उस लड़की का मैसेज आता है कि सर आप कैसे हैं। वो पूछते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, तुमने तो बातचीत करना ही बंद कर दिया। तो वो कहती है कि मेरे चाचा जी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट कराया लेकिन वो बच नहीं पाए। हम उनकी यहाँ पर एक बहुत आलीशान कोठी आलीशान घर है, उस पर अगर मैंने अपना स्वामित्व दायर नहीं किया, यदि मैंने ये अपने आप को यह साबित नहीं किया कि मैं उनकी भतीजी हूँ, तो ये मकान लेप्स हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा और मुझे इस मकान को लेने के लिए इंडिया आना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मुझे वह दिखाने पड़ेंगे। अब उसके लिए बस आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही यह बात उस चांदनी ने इस बुजुर्ग व्यक्ति से कही तो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यह सोचकर कि अब आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद चांदनी से मुलाकात हो ही जाएगी। तभी चांदनी से मुलाकात की बात थी तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने चांदनी से कहा कि चांदनी जब आप इंडिया आओ तो मैं आपको एयरपोर्ट से लेने के लिए आऊंगा। ये बात सुनने के बाद चांदनी खुश हो जाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जिस दिन मैं आऊंगी मैं आपको फोन कर दूंगी, मैसेज कर दूंगी। ठीक हिथरो जो एयरपोर्ट होता है वहां से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए फ्लाइट आनी थी। उसने एक टिकट दिखाया, बताया कि मेरी टिकट इसका फ्लाइट का टाइम ये है। जो एक टाइमिंग था बिल्कुल सेट कर दिया, उस हिसाब से वो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कार लेकर सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर और जो गेट है उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लोगों से पूछ रहे थे हिथरो से आने वाली जो फ्लाइट है वो कितनी देर में आएगी। हिथरो की फ्लाइट आ जाती है लेकिन फ्लाइट आने के बावजूद भी वो लड़की बाहर निकल के नहीं आती है। अब वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, बैंक अधिकारी आखिर करें तो क्या करे, वो यहाँ है ही नहीं। कई घंटे बीत जाते हैं, जब थोड़ा सा हल्का सा शाम होने लगती है तब यहाँ से निकलने के बाद बसंत कुंज में किराए पर एक होटल में रहना शुरू कर देता है। रात हो जाती है जब देर रात फोन आता है कि मैं चांदनी बात कर रही हूँ और मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, यहाँ से मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। तभी वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान हो जाता है। बैंक अधिकारी कहता है कि इन्होंने क्यों पकड़ लिया है और तुम परेशान क्यों होती हो। उधर वो लड़की रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी। तभी इस बैंक अधिकारी ने कहा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे बताओ कि आखिरकार बात क्या है। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था, मैं जरूरत से ज्यादा गोल्ड पहन के आई हूँ, अपने साथ भी रख के लेकर आई हूँ। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि घर पे छोड़ूंगी और वहां पे कुछ चोरी चक्री कुछ हो जाए तो सारा गोल्ड बेकार हो जाएगा और किसी की हिस्से में आ जाएगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई थी और यहाँ इन्होंने मुझे पकड़ लिया है और कहते हैं कि अगर तुम गोल्ड छुड़ाना चाहती हो तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मेरे पास उतने पैसे हैं ही नहीं, मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं, मैं तो इतने पैसे लेकर भी नहीं आई, जबकि तुम्हें पता है कि मेरी तो अच्छी खासी सब कुछ ठीक ठाक है। जो हमारे चाचा का मकान है वो लगभग 4 लाख पाउंड का है, जिसकी इंडियन करेंसी में 4 करोड़ रुपए कीमत होती है। उसने कहा अजय ने कि तुम चांदनी परेशान मत हो और मुझे बताओ कि आखिरकार किसी अधिकारी से कोई भी हो मेरी उससे बात कराइए। वही पास में एक अधिकारी होता है। अधिकारी कहता है कि हाँ मैडम के पास जो गोल्ड है या तो वो जब्त कर लिया जाएगा, अगर आपको गोल्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तभी वो नजदीकी SBI की बैंक में जाता है, वहां से जो दिया गया है एक अकाउंट नंबर था, वहां पर 5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। अब जैसे ही 5 लाख रुपए दिए जाते हैं बस यहाँ से वो थोड़ी बहुत देर इंतजार कर रहा था कि सोच रहा था कि अब जो उसकी इंतजार की घड़ियां हैं चांदनी से मुलाकात की वो जल्दी पूरे होने वाली है। कई महीने से वो लगातार दोनों एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे, मैसेंजर पर बात कर रहे थे, लेकिन अब यह वक्त था, अब यह दिन था कि उन दोनों की बात होने वाली थी। इससे पहले कि वहां से कोई खुशखबरी आती तभी एनफोर्समेंट निदेशालय के एक अधिकारी ने फोन किया कि मैं बात कर रहा हूं और ये लड़की है जिसका नाम चांदनी बताती है, इसके खिलाफ हमने मनी लॉन्ड्रिंग में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसको गिरफ्तार करके हम जेल भेजने वाले हैं। जैसे ही अजय कुमार बैंक अधिकारी बात सुनता है वो कहता है कि चांदनी को कुछ नहीं करना है, बात क्या है, बात बताइए। वो कहते हैं कि ये बहुत सारा गोल्ड लेकर आई थी, इसने 5 लाख रुपए का एकदम से इंतजाम कर दिया, जबकि तुम तो इसके रिश्तेदार भी नहीं हो, तुम तो इसकी जान पहचान के वाले भी नहीं हो, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का उस पे केस लगता है और इसको हम जेल भेजने वाले हैं। वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, मैं किसी अधिकारी से बात करता हूँ, किसी से भी, पुलिस वालों से, और इसे भेजना नहीं है। जब बार बार वो बैंक अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहा था तब वो अधिकारी जो होते हैं एनफोर्समेंट वाले वो कहते हैं कि आप अगर
इस लड़की को छुड़ाना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए देने होंगे। ये एक भारत सरकार का एक खाता है, इस खाते में आप रुपए जमा कर दीजिए, हम लड़की को भी छोड़ देंगे और जो इसके पास गोल्ड है उसको भी छोड़ देंगे। बस इतना था। उसने कहा कि ठीक है, मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम करता हूं। तुरंत ही वो अपने बैंक की तरफ जाता है, उसके बाद फिर 20 लाख रुपए का इंतजाम करता है और 20 लाख रुपए उस जो एक खाता बताया गया था भारत सरकार का, उस खाते में वो पैसों को ट्रांसफर कर देता है। और ट्रांसफर करने के बाद अब उसे लग रहा था कि अब तक उसकी जेब से 25 लाख रुपए जा चुके थे। वो लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन ठीक नहीं था, बल्कि अब किसी ना किसी बहाने से लगातार फोन आते रहे और वो पैसे मांगते रहे और वो पैसे डालता रहा। अब उसके खाते में पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी वो अपने बेटे को फोन करता है, बेटे से कहता है कि बेटा, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो अभी के अभी। अगर तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बेटा पूछता है कि पापा, आखिरकार तुम्हें 5 लाख रुपए की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी है? वैसे भी तुम्हारे खाते में पैसे हैं तो तुम अपने खाते में से दे दो। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी के अभी तुम्हारे खाते से पैसे चाहिए। वो अपने बेटे से 5 लाख रुपए की रकम ले लेता है और रकम लेने के बाद वह 5 लाख रुपए भी इस जो भी ये लोग फोन कर रहे थे अलग अलग विभाग के अधिकारी बनके, और ये फोन वो पैसे दे देता है। कुल मिला के पैसे और चले जाते हैं और 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है। उसके बाद फिर चांदनी का फिर से फोन आता है। चांदनी कहती है कि दूतावास ने मुझे पकड़ लिया है, दूतावास क्लियर नहीं कर रहा है कि तुम्हें इंडिया में आना है, इसलिए वह मुझे वापस लंदन भेज रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारी तुम्हारी मुलाकात होनी थी और वो मिल भी नहीं पा रही है। और वो लड़की जब ये बात कर रही थी तो फोन पे बात करते करते बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी अजय कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, अब वापस चले जाओ, फिर दोबारा मौका होगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ आना ही है। तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट है उनकी दिक्कतें हैं वो उससे लेने ही आओगी, फिर मिलते हैं, और इस बार आप गोल्ड लेकर मत आना। और कहती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे बुरा मत समझना, मुझे गलत मत समझना। वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे थे। अब एक दूसरे के बिना ये कहीं ना कहीं रह भी नहीं पा रहे थे। वो लड़की वापस लंदन चली जाती है और ये व्यक्ति बसंत बिहार से, यानी कि जो दिल्ली में जिस होटल में रह रहा था, वहां से निकलने के बाद सीधा देहरादून आ जाता है। और देहरादून आने के बाद वो इंतजार कर रहा था सोशल मीडिया के अलग अलग साइट पर जाने के बाद, जहां जहां से उससे कांटेक्ट बना हुआ था उससे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। जो नंबर दिया था उस नंबर से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ तन्हाई में रो रहा था। इसी बीच में अचानक से उसका मुंबई से बेटा आता है, और जब बेटा अचानक से आता है, दरवाजा खोलता है, बाप को पड़ा हुआ देखता है, अपने बाप से कहता है, पापा तुम ऐसे कैसे पड़े हो, क्या बात है? तभी उसके पापा रोते रोते अपने बेटे को सारी कहानी बताते हैं, सारी बात बताते हैं। तभी वो लड़का कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी बैंक होकर आता हूँ। बेटा उनकी पासबुक लेकर जो उनके जरूरी डॉक्यूमेंट थे उनको लेकर वो सीधा बैंक जाता है, और जब बैंक जाने के बाद देखता है तो टोटल मिलाकर एक सप्ताह के अंदर 97 लाख रुपए की रकम थी जो उस चांदनी के चक्कर में वो लूटा चुके थे। चाहे वो एफडी हो, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कोई कई सारी ऐसी उनके पास पैसे की रकम थी, वो सब के सब पैसे उनके लूटा चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। अब उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तब उस लड़के ने अपने बाप को समझाया और पापा से कहा कि पापा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम सीधा थाने चलते हैं, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है तो इस मामले की जांच दी जाती है इंस्पेक्टर हरीश कुमार को। हरीश कुमार इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाते हैं। उनको लगभग 8 महीने का समय लग जाता है ये पता करने में आखिरकार उनके पैसे कहाँ गए, किसने लिए। ये सचमुच लड़की लंदन में रहती है, नहीं रहती है, लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी आखिरकार उस लड़की का ही पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने भी बिल्कुल उस लड़की की तरह सोचना शुरू किया और हरीश कुमार ने एक ऐसा फेक अकाउंट बनाया जिसमें अपने बारे में बहुत सारे ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें लिखी। उसमें ये दिखाया कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले हैं, और उस लड़की से जब कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि एक गाजियाबाद के अकाउंट में जो इस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पैसे की यह रकम जो ट्रांसफर की थी वो गाजियाबाद का अकाउंट होता है। वो फेक आईडी पे खुला हुआ था, फेक अकाउंट था पूरी तरह से। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो फेसबुक का अकाउंट था वो भी फेक था, इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो भी
जितने भी अकाउंट बने होते हैं सब के सब फेक होते हैं। अब वो इंस्पेक्टर ने, हालांकि उस लड़की ने वो बंद नहीं किया था, इंस्पेक्टर ने जब अपना खुद का अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की तो कई दिनों के बाद आखिरकार वहां से मैसेज आता है, बातचीत शुरू होती है। और बातचीत जब शुरू होती है तब उसे वो पकड़ लेते हैं और वो लड़की नहीं बल्कि नानी तबीन नाम का एक लड़का होता है। सुबीन श्री अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला होता है। उसका साथ दे रहे थे विक्रम सिंघा और जोग बागरा जो कि पश्चिम सियांग के रहने वाले थे। इन्होंने जो हैकर्स जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो लड़का जो बात करता था वो लड़की बन के बात किया करता था। और वो जो ऐसे ऐप चलते हैं, ऐप के माध्यम से वो देश से कभी बाहर गया ही नहीं था। लेकिन जो फेसबुक पर उसने अकाउंट बनाया हुआ था वो अकाउंट किसी और लड़की का होता है जो सचमुच में लंदन में रह रही होती है। उसके नाम से उसने चांदनी के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और उससे दोस्ती करता है। और दोस्ती करने के बाद उसकी सारी दुख तकलीफ परेशानियां सब कुछ रोज के रोज पूछता था लड़की बनकर। और जब मैसेंजर पर जब ऐसे बात करता था व्हाट्सएप कॉलिंग पर तो उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था कि बोलता उधर से लड़का था लेकिन इधर से लड़की की आवाज आती थी, बेहद खूबसूरत लड़की की आवाज। और दूसरा इधर से जो कुछ फोटोग्राफ्स भेजता था वो फोटोग्राफ्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम की अलग अलग आईडी पर पड़े हुए थे। तो इसलिए जब हरीश कुमार ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो उन्हें लगा कि ये जो लोग हैं बहुत ज्यादा फ्रॉड हैं। इन्होंने ऐसे ही ना जाने कितने बुजुर्गों को इसी तरह से जाल में फंसाया और जाल में फंसाने के बाद उनसे ये लूटपाट किया करते थे। उनके अकाउंट से यह पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में करोड़ रुपए की रकम जो थी इधर से उधर ट्रांसफर की गई थी और वो लगातार ऐसे ही अमीर बनते चले जा रहे थे। पुलिस ने फिलहाल उन सबको गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन आरोपियों को क्या सजा मिलेगी ये तो खैर भारत का कानून आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं कि सालों साल लग जाते हैं लेकिन किसी आरोपी को सजा नहीं मिलती और आरोपी अक्सर पैसे देकर छूट जाते हैं। लेकिन ये कहानी, ये किस्सा, ये जो पूरा जो घटनाक्रम आपको सुनाया है, साइबर एनकाउंटर्स के नाम से एक किताब लिखी गई है, उसका ही एक पहले पन्ना है। विश्कन्या उस किताब के उस पहली कहानी से ये कहानी आपको सुनाई गई है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके पास भी इस तरह से अगर रोंग नंबर आते हैं, आपके पास भी यदि कोई मैसेज आता है, यदि आप अपना खाली वक्त गुजारने के लिए सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखभाल के इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि कोई पीछे बैठा हुआ आदमी हो और लड़की की भेष में या किसी आदमी के भेष में वो फ्रॉड हो और आपके साथ ठगी कर ले जैसे इस बैंक के अधिकारी के साथ की गई थी। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।